क्लास 7 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग चोल वंश पढ़ रहे हैं। चोल वंश कला और वास्तुकला के प्रेमी थे। चोल मंदिरों के आसपास दस्तकारों एवं व्यापारियों की बस्तियां बस गई थी। चोल वंश के दौरान 10वीं सदी में निर्मित नटराज की कांसे की मूर्ति अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। जो चित्र में दिखाया गया है यही नटराज की कांसे की मूर्ति है। तो उस समय यह बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों को पसंद भी आया। इस मूर्ति का पुनर्निर्माण धातु, पत्थर तथा अन्य चीज़ों से आज भी किया जाता है। चोल शासन के दौरान निर्मित नटराज की मूर्ति हिंदू मूर्तिकला का सर्वोच्च उदाहरण है। मंदिर संस्कृति और वास्तुकला के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र थे। राज परिवारों द्वारा उन्हें देवदान या भूमि दान अनुदान भी दिया जाता था। यह भूमि सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ होती थी। यह भूमि सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ होती थी। इस भूमि से प्राप्त उत्पाद मंदिरों और विशेषज्ञ कारीगरों के लिए उपभोग में लाया जाता था। ये कारीगर प्रायः मंदिर के पास ही निवास करते थे। मंदिरों के आसपास की बस्तियों में माला बनाने वाले बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक और पुरोहित रहते थे। दक्षिण भारत के मंदिर न केवल पूजा पाठ की जगह थी बल्कि ये लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। अब देखिए, ये चोल वंश के जो राजा लोग थे वो कला और वास्तुकला के प्रेमी थे। चोल वंश के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण अगर ये कहा जाए उपलब्धि मिली तो वो नटराज की कांसे की मूर्ति है, जिसका उदाहरण अभी भी हम लोग देखते हैं। नटराज की कांसे की जो मूर्ति है वो कई अन्य चीज़ों से भी बनाया जाता है। अभी भी हम लोग उसको अपने घरों में रखते हैं, पूजा करते हैं। तो मंदिर संस्कृति वास्तुकला उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था चोल वंश के शासनकाल में। राज परिवारों द्वारा उनको दान के रूप में दिया जाता था, जिसे देवदान या भूमि दान अनुदान दिया जाता था, ये कहा जाता था। ऐसी भूमि उन्हें दी जाती थी जो उपजाऊ होती थी, सिंचाई से युक्त होती थी। इस भूमि से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कौन कौन करते थे? मंदिरों के विशेषज्ञ, उसके जो कारीगर काम करने वाले होते थे, वो सभी इसका उपयोग करते थे। ये भूमि राजा के द्वारा दान में दी जाती थी। कारीगर, पुरोहित, उसके बाद बावर्ची, मेस्तर, संगीतकार, नर्तक, ये सभी मंदिर के पास ही बस्तियां बनाकर रहते थे। दक्षिण भारत के मंदिर केवल पूजा पाठ की ही जगह ही नहीं थी बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन का केंद्र भी था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि। चोल वंश के शासनकाल में कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुआ था। व्यापार और कृषकों की समृद्धि के कारण चोल शासक बड़े ही शक्तिशाली हो गए थे। उन्हें राजस्व से प्राप्त धन का उपयोग कृषि संबंधी सुधारों में किया। इन सुधारों में एक सशक्त कृषि आधारित समृद्ध अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। चोल राज्य के मानचित्र में देखिए कि किस प्रकार कावेरी नदी को बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई शाखाओं में बांटा जाता है। अति उपजाऊ भूमि और पानी की उपलब्धता से इस क्षेत्र में कृषि काफ़ी समृद्ध हो गई थी। कावेरी नदी की छोटी छोटी शाखाएं में आने वाली बाढ़ प्रतिवर्ष नई उपजाऊ मिट्टी फैला देती थी। चावल के अतिरिक्त बहुत सी अन्य फसलें इस क्षेत्र में पैदा की जाती थी।
आज भी विद्यमान बड़े बड़े जलाशय का प्रमाण उस समय कृषि पूर्ण उन्नति पर थी। खासकर 5वीं और 6ठी सदी के दौरान कृषि सुधार का प्रभाव दूरस्थ क्षेत्रों पर भी पड़ा। इस काल के दौरान कुछ क्षेत्रों में वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि प्राप्त की गई। भूमि को समतल किया गया। ऐसा करने से विशेष कृषक औजारों का उपयोग किया गया। नदियों पर ऊंचे तटबंध बनाकर बाढ़ को रोकने का प्रयास किया गया। नहरों का निर्माण किया गया। कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। पर्याप्त धूप की उपलब्धता के कारण कई क्षेत्रों में साल में 2 बार फसलें भी पैदा की जाती थी। तो चोल वंश के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुआ था। उन्होंने राजस्व से जो कर प्राप्त करते थे उन पैसों का उपयोग वो लोग कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए करते थे। इस कारण कृषि की व्यवस्था जो थी काफ़ी अच्छी थी और उससे बहुत ज़्यादा इनकम होता था। उधर से बहने वाली कई सारी नदियाँ, जिसमें कावेरी नदी थी जो हर बार नए मिट्टी का निर्माण करती थी। अपने साथ लाई गई मिट्टी से नए मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता था जो कि काफ़ी समृद्ध था। अब उस समय कृषि की सिंचाई के लिए कई जलाशयों, नलकूपों, नहरों का निर्माण किया गया। बाढ़ को रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया गया और इस तरह की व्यवस्था कृषि के लिए की गई थी। नए नए औजारों का प्रयोग किया गया। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जंगलों को काटकर समतल भूमि तैयार की गई थी ताकि उस पर खेती की जाए और नए नए औजारों का प्रयोग किया जाए। कई जगह पर्याप्त धूप उपलब्ध थे, इसके कारण साल में 2 फसल भी उगाए जा रहे थे। इस तरह के प्रमाण भी हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई के लिए अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया गया। सिंचाई के साधनों के अंतर्गत कई तरह की सुविधाएं, जैसे नदी के मुहाने पर नहरों, कुछ क्षेत्रों में कुएं तथा अन्य जगहों पर जलाशयों का उपयोग होता था। इन सिंचाई सुविधाओं के नियोजन, संसाधन एवं श्रम संगठन कार्यों की देखरेख और पानी के बंटवारे हेतु उपयुक्त योजना की आवश्यकता थी। इन कार्यों की देखरेख हेतु सभाएं लगाई जाती थी जो शासकों के द्वारा नियुक्त अधिकारियों और उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों के समूह होते थे। उस सभा में व्यापारियों के समूह सिंचाई सुविधा का एक विस्तृत जाल बिछाया था जिससे इस क्षेत्र में कृषि व्यवस्थित रूप से की जा सके। चोलों के द्वारा लाए गए सुधारों द्वारा गंभीर सकारात्मक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। व्यापारी समूहों का इन देशों के साथ अच्छा संबंध था। नए किसानों ने मसालों और चंदन की लकड़ी की खेती की और इसे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्यात किया। मणिग्रामम संघ से संबंधित कई बड़े जलाशय के अवशेष भी मिले हैं। चीन से ये व्यापारी चीनी मिट्टी और शीशे के बर्तन आयात करते थे। 1077 ईस्वी में चोलों ने अपने राजदूत को चीन भेजा, जिसका उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना था। कुछ इतिहासकारों ने चोलों का अरबों से व्यापारिक संबंध होने के भी प्रमाण मिलते हैं। चोल अरब से घोड़े आयात करते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में चोल वंश काफ़ी समृद्ध थे, शक्तिशाली थे। कृषि से उन्हें बहुत अधिक लाभ होता था। इसके कई प्रमाण मिले हैं। नए ढंग से खेती की जाती थी उस समय भी। भारत का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था, चीन से, अरब से, इसके भी प्रमाण मिले हैं। तो अब हम लोग चोल वंश का प्रशासन पढ़ेंगे।
चोल शासन के दौरान गांव एक शासी इकाई थे। गांव के आकार और सदस्यों की संख्या के आधार पर ये प्रशासनिक इकाइयां कुर्रम, नाडु या कोट्टम कहलाती थी। बहुत से कुर्रम मिलकर एक वेलनाडु बनाते थे। गांव में प्रशासन स्थानीय सभाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसे उर सभा या नगरम के नाम से जाना जाता था। गांव की प्रसिद्ध परिषद और उर मिलकर कई प्रशासनिक गतिविधियों को किया करते थे, जिसके अंतर्गत न्याय, निष्पादन और कर वसूली भी शामिल थे। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि चोल शासन के दौरान गांव एक स्वशाही इकाई था। गांव को आकार और सदस्यों की संख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रशासनिक इकाइयां में बांटा गया था, जैसे कुर्रम, नाडु या कोट्टम इसको कहा जाता था। बहुत से कुर्रम मिलकर एक वेलनाडु बनाते थे। गांव में प्रशासन स्थानीय सभाओं द्वारा चलाया जाता था। जगह जगह पर स्थानीय सभा बुलाई जाती थी और उसके द्वारा प्रशासन को चलाया जाता था, जिसे उर सभा या नगरम के नाम से जाना जाता था। जो सभा गांव में लगाई जाती थी उसको क्या बोला जाता था? उर सभा या नगरम के नाम से उसको जाना जाता था। गांव की परिषद और उर मिलकर कई प्रशासनिक गतिविधियों पर ध्यान देती थी। अब उस किस बात पर सभा में बातचीत किया जाता था, ध्यान दिया जाता था? तो उसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था किस तरह से चलाई जाए, उसके बाद जो भी मुकदमे होते थे उसका निष्पादन किस प्रकार किया जाए, किस तरह से कर वसूली किया जाए, इन सभी बातों पर उस सभाओं में चर्चा होती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।